मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा का खास मौका है क्योंकि देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। अभी अभी परिणाम आया है। एनडीए के प्रत्याशी और मूलतः भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एक बड़े अंतर के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। वहीं उनके मुकाबले में संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 154 वोटों के अंतर के साथ सीपी राधाकृष्णन जी ने जीत हासिल की। सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत जाएंगे इस पर किसी को भी अचंभा शायद नहीं था, पर सीपी राधाकृष्णन कितने अंतर के साथ जीतेंगे इसमें लोगों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी इसलिए थी कि क्या विपक्ष सेंधमारी कर पाएगा एनडीए में, क्या कुछ नए सहयोगियों को जोड़ पाएगा, और दिलचस्पी इस बात को लेकर भी थी कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी क्या फिर एक बार विपक्षी एकता में सेंध लगा देगी। नतीजा बता रहा है, विपक्षी एकता में सेंध लग गई। विपक्षी एकता के तहत 319 जो सॉलिड वोट थे उसमें से 19 वोट तो कम से कम सुदर्शन रेड्डी के हिस्से में नहीं आए। क्या इसके मायने हैं? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के तौर पर एक विवादास्पद शख्सियत रहे। क्या सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की उस गरिमा को बहाल कर पाएंगे जिसकी उम्मीद संविधान निर्माताओं ने की थी? यह भी सवाल है। क्या इसके नतीजे तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करेंगे? यह भी एक विषय है। क्या इस परिणाम के चलते विपक्षी एकता नए सिरे से परिभाषित होगी? यह भी दिलचस्पी का विषय है। तो ऐसे कुछ सवाल इस के साथ में हमारे सामने, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, तो सीधे आपको उनसे परिचय करते हैं। और हमारे साथ पहली बातचीत के लिए मौजूद है देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी। मौके पर और आपकी पहली प्रतिक्रिया सीवी राधाकृष्णन जी की जीत पर? उनको जीतना था और वो म्यूट जो कर रखा है आश्चर्यजनक है, श्रवण जी आपने शायद। इतना ज्यादा जो फर्क है कि अपोजिशन के जी पास जितने नंबर्स थे खुद के, वो नंबर्स जी भी उसको अपोजिशन को मिल नहीं पाए। मतलब वो जो उनका कॉन्फिडेंस था कि उनके जो 324 नंबर्स थे जो बताया जा रहा था वो भी जी नहीं मिले। देखिए, मैं इसमें जो चीज देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि एक तरह का जो माहौल बन गया था शक्ति परीक्षण का, और वो ये बन गया था कि जो ताकत है एनडीए की, उसमें एक सीट भी कम हो सकती है क्या, या 4 सीट भी कम हो सकती है, मत भी कम हो सकते हैं या बढ़ेंगे। क्योंकि इस पूरे इलेक्शन का संबंध इस चीज से था कि मोदी जी की ताकत देश में कम हुई है या बढ़ी है या वैसी की वैसी है। और उस लिहाज से बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का अभी तनाव चल रहा है भारत में, भारत की राजनीति में चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रहा है, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर चल रहा है, उसमें एनडीए के लिए बहुत जरूरी था या बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था कि मोदी जी बहुत ताकतवर बन के उभरें। कोई ये मैसेज ऐसा नहीं जाए कि मोदी जी की देश में या सरकार में पकड़ कहीं से कमजोर हो गई है। अब आप देखिए कि इसमें जो एब्सटेंड हुए हैं वो बीजेडी के, बीजू जनता दल के 7 लोग, बीआरएस के 4 लोग जी और अकाली दल का 1 आदमी। इसमें जो मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि जो ये बात कर रहे थे कि तेलुगु देशम टूट जाएगा, ये बात कर रहे थे कि वाईएसआरपी टूट जाएगी, जनता दल यूनाइटेड में फूट पड़ जाएगी, चिराग की पार्टी में फूट पड़ जाएगी। खासकर तो पूरा जोर जो चल रहा था वो तेलुगु देशम को लेकर चल रहा था। वो सारी की सारी अटकलें, मतलब आप एक चीज मान के चल सकते हैं हम
कि ये वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने आने वाले एक लंबे समय के लिए देश की राजनीति को का चेहरा पूरा प्रकट कर दिया है कि अब ये चलने वाला है। मतलब अपोजिशन को अब अपनी स्ट्रेटेजी पूरी बदलना पड़ेगी। अभी तक जो एक स्ट्रेटेजी थी कि जो अलाइज हैं एनडीए के उनको आप तोड़ें, उनके जरिए से रेवंत रेड्डी की मदद लें कि बीआरएस को तोड़ दे या तेलुगु देशम को तोड़ दे, जननायक पार्टी को तोड़ दे या बीजू जनता दल टूट जाए। अब वो चीजें खत्म कर देना पड़ेगी। मतलब अब ये गणित पूरा का पूरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरा ये कि अब इसके जो घरेलू राजनीति पर आंध्र में जो फर्क पड़ेगा कि चंद्रा बाबू क्या जवाब देंगे आंध्र के लोगों को। बीआरएस तो जवाब दे सकता है कि भाई देखिए, हमको पता था कि हम विपक्ष का उम्मीदवार जीतेगा नहीं, तो इसलिए हम उसके साथ नहीं गए जी। हमारे जाने से सत्तारूढ़ दल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके साथ भी नहीं गए। तो हमने एब्सटेन रहकर अपनी प्रदेश की जनता के साथ जो तेलुगु अस्मिता है उसके लिए उसके साथ हम बने रहे। पर ये पूरी दिक्कत अब जो पैदा होगी वहां आंध्र प्रदेश में, वो होगी जगन के लिए और चंद्रा बाबू के लिए। और वो काफी मुश्किल का टाइम रहेगा कि ये क्या दबाव में आ गए या मैं श्रवण जी थोड़ा इसमें बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। तेलुगु देशम जगन रेड्डी को जो दिक्कत आएगी उसमें अभी काफी समय है, 4 साल का समय है उस चुनाव में। पर जिस आधार पर आप ये टिप्पणी कर रहे हैं उसमें 4 महीने का ही समय है स्टालिन के लिए। तेलुगु अस्मिता के तहत जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू सुदर्शन रेड्डी को वोट नहीं दिए, पर तमिल अस्मिता के ध्यान में रखते हुए स्टालिन सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में खड़े नहीं हुए। भाजपा ने दाव तो यही चला था। क्या कहते हैं? चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी को तो बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। श्रवण जी को लगता है कि स्टालिन के लिए मुश्किल रहेगी? अब स्टालिन के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। स्टालिन का जो काम करने का तरीका है और इनकी जो राधाकृष्णन जी की जो इमेज है तो कट्टर आरएसएस वाली, वो मतलब कोई बहुत बड़ी स्कॉलर वाली इमेज नहीं है उनकी, कोई राधाकृष्णन वाली इमेज नहीं है कि वो कोई तमिल अस्मिता के साथ उनका कोई कनेक्शन बिठाकर तमिलनाडु में उनको, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, बीजेपी के स्टॉल सपोर्टर हैं, और आरएसएस के साथ उनका जो कनेक्शन है। तो तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, मतलब 1% भी नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ेगा कि तमिलनाडु के लोगों को ये लगेगा कि उनका एक व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति बना है, तो वो मैं एडवांटेज मान सकता हूं कि एक कनेक्शन जो बनता है वो बनता दिखेगा। बाकी मैं उसका पॉलिटिकल कोई एक इमोशनल कनेक्ट तो जरूर बनेगा, पर मैं उसको पॉलिटिकल कनेक्ट के साथ जोड़ के देख नहीं सकता या केरल में नहीं देख सकता, उसके साथ नहीं देख पा रहे श्रवण जी। लेकिन मेरे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ में, और कांग्रेस की ओर से शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की इस मुकाम पर हम बात करते हैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से। मालवीय जी जीत गए सीपी राधाकृष्णन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देश को बधाई, लोकतंत्र की जीत है, एनडीए मजबूत हुआ। और आप देखिए कि ये विपक्षी दलों की रणनीतिक हार भी है और नैतिक हार भी है। जिस तरह से वो दावे कर रहे थे, जिस तरह के वो प्रयास कर रहे थे, जिस तरह की घोषणाएं थी, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत आत्मावलोकन की जरूरत है। और केवल श्रवण जी जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़े चिंतक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इस जोड़ तोड़ की बजाय उनको मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं भी यही कहूंगा कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और वो मुद्दों के बगैर नहीं हो सकता और वो विषयों पर ईमानदारी के बगैर नहीं हो सकता। आज विपक्ष की सबसे ज्यादा खराब हालत है। चिंतामणि, आप लोग दो तरफा बातें कैसे करते हो?
बोले मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष बामुश्किल एकजुट हुआ था, आप उसमें सेंधमारी करने के लिए सारे सांसद लगा दिए। इस सांसद को देखो, उसको बधाई का फोन कर दो, इसको कुछ और बात कर लो। ये दोनों बातें कैसे कर लेते हो भाई? 319 वोट थे या 324 वोट थे विपक्ष के पास, आपने वो भी उनके साथ नहीं रहने दिए। हमारे कार्यक्रम में बोल रहे हो विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए, हम विपक्ष को मजबूत चाहते हैं, काम तो सारे विपक्ष को कमजोर करने की करते हैं। ये दो तरफा बातें क्यों करते हैं आप? देखिए, राजनीति तो राजनीति के तरीके से चलती है, लेकिन होना जो आदर्श है, जो लाइट हाउस है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वो तो यही है कि मजबूत होना चाहिए। लेकिन किस तरह होना चाहिए, अभी जोड़ तोड़ करके तो बहुत समय नहीं रहेंगे ना। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको अपने बहुत ज्यादा विचार की जरूरत है कि भाई आखिरकार हमारी दिशा अभी तक क्या थी। क्योंकि हम लगातार देखने वाला है, विपक्ष लगातार अभी बहुत सारे मिलके संतरे जैसे बाहर से एक दिखते हैं लेकिन अंदर से सब अलग अलग हैं, तो इनकी ताकत लगातार कम हो रही है और ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। तो इनको सोचना चाहिए कि भाई हमारी इतना अलोकप्रियता क्यों हो रही है, हम कहीं भी क्यों नहीं है। कांग्रेस जैसी जो है पार्टी वो केवल 3-4 राज्यों में क्यों सिमट गई है, और बाकी भी जो विपक्षी दल हैं वो भी इस बार आप देखिए कि टीएमसी भी इस बार जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को कोई स्थान नहीं मिलने वाला। तो ये प्रमुख दल है, इनकी ये स्थिति और तय है इस बार के स्टालिन भी जाएंगे चाहे। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक मिनट चिंतामणि जी, एक बात बताओ, अब चुनाव तो आप जीत गए, विपक्ष को क्या करना चाहिए वो तो ठीक है, इस बात का कितना भरोसा है कि राधाकृष्णन अपने रहेंगे? वो जगदीप धनखड़ तो इससे भी ज्यादा अंतर के साथ चुनाव जीते थे, बाद में बीच में उनको पद छुड़वा दिया गया या छोड़ दिया गया। राधाकृष्णन जी के संदर्भ में तो आश्वस्त हो ना, इतनी मेहनत के साथ में इतना जोड़ जुगाड़ करके विपक्ष के भी वोट लेके बनवाए हैं, रहेंगे ना अपने साथ? गड़बड़ तो नहीं करेंगे? कोई डरबड़ तो नहीं है? देखिए, ना पहले किसी ने गड़बड़ करी, ना अब कोई गड़बड़ करेगा। ना तो धनखड़ जी ने गड़बड़ करी, उनका स्वास्थ्य खराब था, वो निवृत्त हुए, और वैसे ही इनको भी ये कोई गड़बड़ का सवाल नहीं है। ये संवैधानिक पद है, सम्मान का पद है, श्रेष्ठता का पद है। वो एक मान बिंदु है अपने आप में कि वो पूरे सदन को चलाते हैं, जहाँ सब सीनियर लोग रहते हैं, जहाँ सब विद्वान लोग रहते हैं। विद्वानों की सभा में एक अपर हाउस को चलाने वाला व्यक्ति एक बहुत आदर्शात्मक होना चाहिए, और वो निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन है। इसलिए मुझे लगता है कि एक उनके व्यक्तित्व को देख करके ही वोट आदर्श एक इतने। अच्छा चिदम्बरम, एक बात बताओ, ये जनता बड़ी नासमझ है ना, जो कितने आदर्श व्यक्तित्व हैं, कितने विद्वान हैं, फिर भी ऐसे शख्स को जनता के द्वारा लगातार 3 चुनावों में खारिज किया गया। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या आप? कई बार जो है मल्टी डायमेंशनल होता है चुनाव के जो परिस्थितियां होती है, और उसमें क्या वहाँ की परिस्थितियां हैं। फिर भी अगर तमिलनाडु में जहाँ पार्टी का काम बहुत कम है, वो एक बार जीते हैं या फिर भी इतने पास से कंटेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका आधार तो है। तो परिस्थितियां और क्षेत्र विशेष का भी बहुत बड़ा कारण रहता है। केवल कहीं से भी खड़ा कर दो और लोकप्रिय आदमी जीत जाए, ऐसा नहीं। क्षेत्र की परिस्थितियां और कॉन्स्टिट्यूएंसी ये डिफर करता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसे। इसलिए उनके व्यक्तित्व को नापना उनकी पराजय से बड़ा मुश्किल सवाल था चिंतामणि जी के लिए मुश्किल जा रहा है, लेकिन मेरे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, उनके लिए सवाल मुश्किल नहीं, हालात मुश्किल है। क्या कहते हो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? विपक्षी एकता के दावों की एक बार फिर हवा निकल गई। जितने मत थे उससे ज्यादा की उम्मीद थी। इंदिरा गांधी ने कभी अंतरात्मा की आवाज, नुकसान तो नहीं हो गया अंतरात्मा की आवाज के आह्वान के चलते? इंदिरा जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा के आधार पर श्री वीवी गिरी का निर्वाचन सुनिश्चित किया था, लेकिन आज परिस्थितियां वैसी नहीं है। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का एक स्कॉलर, न्यायाधीश, एक विद्वान व्यक्ति जो कि राजनीति से परे था, वह व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, और उसके सामने राधाकृष्णन जी थे जो कि तमिलनाडु में लगातार संघ और भाजपा के हितों की राजनीति भी करते रहे और विफल भी होते रहे। अंततः उन्हें भाजपा ने राज्यपाल के रूप में उन्हें स्थापित किया, 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, और उसके बाद अब उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देके उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तुत किया गया। वे विजयी हुए, हम उन्हें शुभकामना देते हैं, लेकिन सवाल फिर भी खड़े हैं। जिस परिस्थितियों में धनखड़ जी ने जिस तरीके से सदन चलाया, राधाकृष्णन जी आकर क्या करेंगे, पूरा देश इस ओर देखेगा। हमें पूरा विश्वास है कि वे इस पद की गरिमा के साथ न्याय करने में सफल होंगे।
वो तो इस पद की गरिमा के साथ क्या करेंगे वो तो बात का विषय है। आपके एकता संबंधी दावे पर कुछ तो टिप्पणी कीजिए। आप औरों के वोट अपने पास लेने की बात कर रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज का आह्वान आपने किया था भाई। लोग जो आपके साथ थे उनकी अंतरात्मा की आवाज एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में चली गई। अपनी इस विफलता के संदर्भ में, इस स्थिति के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए ना शैलेश जी। क्या हो गया आपके साथ में? कैसे हो गया आपके साथ में? से पराजय हुई है और जो जीतता है वो सिकंदर होता है। हम सिकंदर तो नहीं बन पाए, अपने वोटों को भी नहीं सहेज पाए, इसको हम स्वीकार करते हैं और विश्लेषण भी होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारी जीत की संभावना नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की और विपक्ष की भूमिका को निभाया। क्या बात कर रहे हो आप? अपने ही नेताओं के दावों को खारिज करते हुए शैलेश जी कि हमारी जीत की उम्मीद नहीं थी। वो प्रमोद तिवारी जी का आपने सुना नहीं था? बोले अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिए जाने, कहां आंकड़े में लगे हो, जीतेगा हमारा प्रत्याशी। अब हार गए तो बोले हमारी जीत की संभावना नहीं थी। तो 79 साल के सुदर्शन रेड्डी जी को क्यों बेइज्जती कराने के लिए मैदान में उतार दिए? जिस चुनाव में जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आज ये बोल रहे हैं, ऐसे चुनाव में आपने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, जो उम्र के 8 दशक पूरे करने जा रहे थे, क्यों लाके इस वजीयत के लिए खड़ा कर दिया जिसमें आप अपने वोट भी उन्हें नहीं दिला पाए? आप नहीं मानते आपने बड़ा गलत किया सुदर्शन जी के साथ? देखिए, प्रमोद तिवारी जी जो कह रहे थे वो चुनाव के पहले कह रहे थे और मुझसे आप जब चर्चा कर रहे हैं तो चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। चुनाव के पहले कोई नहीं कहता कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूं। यहाँ तक कि निर्दलीय वार्ड में चुनाव लड़ने वाला जिसको 5 वोट मिलते हैं वो भी कहता है मैं जीत रहा हूं। इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से जीतने के लिए पूरी कोशिशें की, हर संभव दावे भी किए, हर संभव रणनीतियां भी अपनाई, लेकिन अंततः भाजपा को सफलता मिली। उनके प्रत्याशी को हम शुभकामना देते हैं और यह कामना करते हैं कि वे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप काम कर पाए। नहीं, इतना बच के मत निकलो। अभी जो आपसे सवाल है वो ये है कि आपने एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? जब आपको जीतने की उम्मीद नहीं थी तो एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व को, उम्र के 8 दशक पूरे करने जा रहे शख्स को क्यों मैदान में उतारा? क्यों हारने के लिए चुनाव लड़ाया? अपने नेताओं की इज्जत बचाने के लिए? कि हम में तो कोई हारा हुआ ना रहे, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है उसी को हरवा देते हैं। इसलिए ये ठीक किया आपने सुदर्शन रेड्डी जी के साथ? नहीं, उन्हें हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ाया गया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे आदरणीय व्यक्ति थे, ऐसे स्पृहणीय व्यक्ति थे कि उन्हें चुनाव इसलिए लड़ाया गया कि कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष के जो मतदाता हैं उनकी अंतरात्मा को उनके नाम से जागे। लेकिन अब इनकी अंतरात्मा पूरी तरीके से सोई हुई है तो क्या किया जा सकता है? नहीं, वो तो ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि आपने व्यक्ति गलत चुन लिया? आपको उम्मीद थी कि उनके कारण से अंतरात्मा जग जाएगी, तो सुदर्शन रेड्डी आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, नहीं जगा पाए वो सामने वालों की अंतरात्मा, बल्कि आपके यहाँ की अंतरात्मा भी उन्हें देखकर दूसरी तरफ चली गई। सुदर्शन रेड्डी ने कितना निराश किया आपको? हम बिल्कुल निराश नहीं है। उन्होंने पूरी दृढ़ता से चुनाव लड़ा और मैं यह मानता हूं कि यह पराजय उन मूल्यों की पराजय नहीं है जिनके लिए वे लड़ रहे थे। ये एक राजनीतिक घटना मात्र है। ये एक राजनीतिक घटना मात्र है, मूल्यों की पराजय नहीं है। क्या कहते हैं श्रवण जी? वो रविशंकर प्रसाद जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आपने देखी होगी, जैसे उन्होंने बताया कि बताओ एक सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए अदालत से आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव का समर्थन मांगने पहुंच गया। रविशंकर प्रसाद बड़े निराश थे इस बात को लेकर, और हमसे शैलेश नितिन त्रिवेदी मूल्यों की राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए, मैं रविशंकर प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं। रविशंकर प्रसाद क्या हैं, क्या कहते हैं, उसकी कोई अहमियत मेरे सामने नहीं है। मैं आपने जो सवाल पूछे शैलेश जी से, रविशंकर प्रसाद ने तो एक बहुत ही अपने जिसको कहना चाहिए ना उनके स्तर की बात नहीं थी वो कही उन्होंने। देश का जो इतना बड़ा लॉ मिनिस्टर रहा हो और इतने पद पर रहा हो,
वो शुद्ध अपने बिहार केडर में घुस गए। वो आपका कहना है कि लड़वाया क्यों? जी। तो क्या करना चाहिए? एक विपक्षी दल को क्या करना चाहिए? क्या वॉकओवर दे देना चाहिए? कहना चाहिए कि हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हम आप जो जिसको खड़ा कर रहे हैं हम जितवा रहे हैं? क्या इनको पता नहीं था बी सुदर्शन रेड्डी को कि वो हारने वाले हैं? तो उन्होंने जानबूझ करके अपनी बेइज्जती क्यों करवाई होगी? आप ये इस एंगल से भी सोचिए कि वो आदमी, उसने सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया, तो उसने एक्सेप्ट क्यों किया? एक मैसेजिंग नहीं श्रवण जी, है। फिर मैं थोड़ा और गहराई में जाता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। क्या आप नहीं मानते कि विपक्षी एकता के दावे की कलई तो तभी खुल गई जब एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को इन्होंने प्रत्याशी बनाया? अर्थात अपने बीच में इतने सारे दलों के होते हुए, इतने राजनीतिज्ञों के होते हुए, एक अदद योग्य व्यक्ति प्रत्याशी के तौर पर नहीं तलाश पाया विपक्ष, जिसको वह उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतार पाता। इसलिए एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को लेकर मैदान में आ गए, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई आदमी होता तो पता नहीं साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। इस दीनता के संदर्भ में, इस दारिद्र्य के संदर्भ में भी तो श्रवण जी कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। आपने उसका दीनता शब्द का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि बहुत ही श्रेष्ठ काम किया कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को लड़ाया और एक आदर्श स्थापित किया कि हम सत्तारूढ़ दल की तरह आरएसएस के कट्टर भगवा आदमी को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वा रहे हैं जिसकी निष्पक्षता असंदिग्ध है, वो किसी भी दल के साथ नहीं जी। और ये भारत की राजनीति के लिए इससे बड़ा कोई सिंबोलिज्म हो नहीं सकता था कि पार्टी के आधार पर कैंडिडेट उन्होंने तय नहीं किया, उन्होंने व्यक्ति के आधार पर तय किया। और ये बी सुदर्शन रेड्डी का बड़प्पन है कि उन्होंने उसको स्वीकार किया चैलेंज को, ये जानते हुए कि वो हारने वाले हैं, फिर भी लड़े और राज्यों में जाके मिले लोगों से। एक मैसेजिंग पूरे देश में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, संवैधानिक स्ट्रक्चर को, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद जो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के हैं, उस पर किस तरह के व्यक्ति को बैठाना चाहती है। वो मतलब उस आदमी का एफिलिएशन जो कि नॉन है, और क्या अतीत में हमारे यहाँ इस तरह के लोग बैठते रहे हैं क्या उपराष्ट्रपति पद के या राष्ट्रपति पद के पद पे? तो ये एक मैसेजिंग है और ये अच्छा मैसेजिंग हुआ है कि देश को ये पता चला है कि विपक्ष देश की राजनीति को और संवैधानिक परंपराओं को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो सरकार है वो किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। मतलब विपक्ष श्रवण जी, ये कौन सा संदेश ज्यादा बड़ा था? जब जीत सुनिश्चित थी तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था, वो ज्यादा बड़ा संदेश था, या इस विपक्षी एकता ने तयशुदा हार के लिए सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, ये ज्यादा बड़ा संदेश है? संदेश की बात है ना, आपने कहा गैर राजनीतिक व्यक्तित्व को चुना गया, कौन सा ज्यादा बड़ा संदेश है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर मोदी जी ऐसा साहस दिखाते कि कलाम साहब के कद के किसी व्यक्ति को या कलाम साहब की मतलब प्रतिभा के किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर लड़ाते, तो हो सकता है कि विपक्ष पूरा कहता है कि हम आपके साथ हैं। पर विपक्ष को यह भी पता है ना कि जो अंसारी साहब के साथ किस तरह का उपराष्ट्रपति जो थे, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का व्यवहार किया, कलाम के साथ किस तरह का हुआ और अंसारी साहब के साथ किस तरह का हुआ। तो ये जो मैसेजिंग हुआ है पूरे देश में, जो मैसेजिंग
साउथ में भी जो मैसेज गया है वो बीजेपी के खिलाफ गया है। आप उसको कह रहे हैं कि तमिलनाडु में स्टालिन के खिलाफ जाएगा, मैं कह रहा हूं कि ये तमिलनाडु में स्टालिन के पक्ष में जाएगा, कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री तमिलनाडु पद में के स्टालिन के पक्ष में जाएगा। किस किस्म के व्यक्ति को बिठाना चाहते थे भाजपा के लोग या मोदी जी? मैं आखिरी टिप्पणी के लिए चिंतामणि जी आपके पास आता हूं। श्रवण जी को ऐतराज है संघ की संबद्धता के संदर्भ में, सीधे उनकी बातचीत से ध्वनि होती है। ये संघ के साथ जुड़ना इतना खराब है क्या? जिस स्तर के चिंतक है, विचारक है, उनको पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि 50 के बाद बदलाव बहुत मुश्किल आता है और विचारों में भी बहुत मुश्किल ही होता है, ये साथ देखने में कम मिलता है। लेकिन चूंकि विद्वान लोग रहते हैं, अध्ययनशील रहते हैं, उनमें बदलाव होते रहना चाहिए, ये जीवन की निशानी है। और देखिए उनके सारे तर्क इतने पूर्वाग्रही हैं, इतने एक पक्षी हैं कि नहीं साहब वो तो संघ है इसलिए गलत है और ये वामपंथी है इसलिए सही है, निष्पक्ष हो गए। इन्होंने सलवा जुडूम को हटाने का काम किया, तभी खत्म हो जाता है सारा लाल आतंकवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंक्लाइनमेंट है रमन गर्ग साहब का, वो वामपंथ की तरफ है और इसलिए उनको वो बड़ा प्रिय लगता है। तो वो अपनी जो उनके अंदर जो भाव है, जो उनका गठन है अंदर का, उसी को प्रकट कर रहे हैं। इसमें कोई रेशनल बात वो नहीं कर रहे हैं कि वो स्वाभाविक वो मान के ही बैठे हैं कि संघ का व्यक्ति है मतलब गलत ही होगा, संघ का व्यक्ति है मतलब ये अलोकप्रिय होगा, इसको लोग गुस्से ही निकालेंगे, इसका नुकसान होगा। और जबकि तथ्य अलग बताते हैं कि वामपंथियों ने इस देश में कितनी हत्याएं की, कितना इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, कितना आतंकवाद फैलाया, और हर तरह से अगर उसकी मीमांसा करने जाए तो शायद मुझे लगे एक सारा दिन लगे। लेकिन संघ को जब भी आप देखेंगे तो हमने तो देश के हित में काम किया, देश को मजबूत करने के काम किया। तो जो ये विचारधारा, जिस तरह का अपराध बोध वो आरोपित कर रहे थे संघ पे, मुझे उस प्रवृत्ति पर आपत्ति है। बाकी तो ठीक है, सबका अपना मत है, स्वागत। प्रवृत्ति पर आपत्ति है, चिंतामणि जी का ये कहना है। पर महत्वपूर्ण बात जो उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में इसको विचारधारा की लड़ाई बताई गई थी। विचारधारा की लड़ाई में लोग विभाजित थे, एक इस तरफ थे, दूसरे इस तरफ थे, कुछ तटस्थ थे। जो लड़ाई का परिणाम आया है उसमें जिस विचारधारा ने जीत दर्ज की है, उसने विरोधी विचारधारा का भी कुछ ना कुछ समर्थन अपने पक्ष में जाहिर किया है। इसको किस रूप में देखते हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। श्रवण जी का मानना है कि विपक्षी एकता को नए सिरे से विचार करने की, परिभाषित करने की और कार्य करने की जरूरत है। क्या विपक्ष इस अनुसार कुछ कार्य करेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात है सीपी राधाकृष्णन जी के संदर्भ में। चुनाव वो जीत गए हैं, पर जिस पद पर वह पहुंचे हैं वह दलीय दृष्टि से परे रहकर कार्य करने की जगह है। वह सदन अर्थात संसद के उच्च सदन के सभापति की भूमिका भी निभाएंगे। उम्मीद करते हैं वो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर तटस्थता की नई परिभाषा लिखेंगे। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो लोकतंत्र की जड़ों को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। बहरहाल सीपी राधाकृष्णन जी को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। जिस संगठन ने उन्हें प्रत्याशी बनाया उनको भी बधाई और विपक्ष को शुभकामनाएं भविष्य की संभावनाओं के लिए। और आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।